वेलकम टू जूरीज क्रैक। हम इंडियन एविडेंस एक्ट के सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम लोग सेक्शन 4 पे आ चुके हैं, जहाँ पे हम प्रिजम्पशन को डील करते हैं। प्रिजम्पशन का बेयर एक्ट पढ़ने से पहले, सेक्शन 4 का बेयर एक्ट पढ़ने से पहले हम लोग प्रिजम्पशन को थोड़ा समझ लें। प्रिजम्पशन, अ फैक्ट एज्यूम टू बी ट्रू अंडर द लॉ इज़ कॉल्ड प्रिजम्पशन। अ फैक्ट एज्यूम, जिसे एज्यूम किया गया है, जैसे एज्यूम हम ये करते हैं जब भी कोई एम्बुलेंस रोड पे चलती है तो हम उसे जल्दी से साइड देते हैं। इसलिए ये एज्यूम करके, ये प्रिज्यूम करके कि अगर इसको एम्बुलेंस में बैठा जो लेटा पेशेंट है सही टाइम पे उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा तो क्या होगा, वो सेफ़ रहेगा या उसे बचा लिया जाएगा क्रिटिकल कंडीशन में। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है अनटिल एंड अनलेस इट इज़ नॉट प्रूव। तो हमारा एक प्रिजम्पशन है कि हमें देना ही है साइड। ये एक कस्टम से बन गया, ऐसा होता चला आया है। उसमें कुछ केसेस में हमें बाद में ये पता चलता है कि वो नहीं बचा पाया सही समय बचाने पर भी, तो वहाँ पे हम फिर उसको तोड़ते हैं, नहीं ठीक है वो समझ नहीं पाया। तो अकॉर्डिंग टू मेरियम वेस्टर, प्रिजम्पशन इज सैनोनियस टू अ बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू एवन थो इट हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड। अभी तक प्रूव नहीं है, एंड इज डिफाइंड इन लॉ एज एन एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग दैट समथिंग इज ट्रू until and unless it is proved not true and willingness to believe। उस पर विश्वास किया जाएगा तब तक कि उससे हमें प्रूफ मिल जाए कि ये नहीं है। जैसे कि इन जो पूरी की पूरी क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस in Indian law is the presumption of innocence and more categorically envisaged as a legal right। जैसे ही किसी के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगता है, क्रिमिनल एक्यूजेशन लगता है, तो वो उसी समय तो एक्यूट कन्विक्ट नहीं हो जाता है। हमारा पूरा एक ट्रायल चलता है। इस ट्रायल में एक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि एक को हमेशा ये माना जाता है कि इनोसेंट है अनटिल एंड अनलेस ये प्रूफ कर दिया जाए प्रोसिक्यूशन के द्वारा कि इसी ने वो अपराध किया है ना। नेक्स्ट में प्रिजम्पशन इज़ एन इन्फरेंस। कैसा इन्फरेंस है? ऑफ फैक्ट्स ड्रॉन फ्रॉम नोन और प्रूव फैक्ट्स। ऐसे होते आए हैं, इसलिए हम वहाँ से हम इन्फ्रेंस कर रहे हैं। इन केस ऑफ एम एस नारायण मेनन versus Kerala, the court held presumption is a legal or factual assumption drawn for the existence of certain facts। तो प्रिजम्पशन जब हम एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं, वो प्रिजम्पशन कैसा होगा? वो प्रिजम्पशन होगा लीगल इन्फ्लुएंस वाला। लीगली उसे स्टैच्यू ने, उसे एक्ट ने इनबिल्ट किया कि नहीं ऐसे होने पर ऐसा ही होगा, ये एक्ट बोल रहा है। प्रिजम्पशन हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द प्रोबेटिव फोर्स ऑफ एविडेंस by bringing the estimation of probative force under some inflexible rules excluding a judicial discretion। इसे हम समझेंगे आगे। अब इन केस ऑफ कुमार एक्सपोर्ट वर्सेस शर्मा कारपेट, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट a presumption is not in itself evidence but only make a prima facie case for a party whose benefit is it exists। अब ये ए और बी के बीच में हुई है मारपीट, है ना, दोनों के बीच में मारपीट हुई है। अभी बी ने को एक्यूज़ किया है कि तुमने हमें मारा, सॉरी। अभी जब उसने एक्यूज़ कर दिया तो जैसे ही इसने आरोप लगाया, क्या इसको जेल भेज दिया जाएगा? नहीं, पूरा ट्रायल होगा। अब इस ट्रायल में ये प्रिजम्पशन क्या होगा कि नहीं, ये इनोसेंट है अनटिल एंड अनलेस बी के द्वारा दिए गए सबूत, प्रोसिक्यूशन के द्वारा सबूत ये स्पष्ट कर दे, ये क्लियर कर दे कि ए नहीं मारा है बी को, ए नहीं मारा है। तो ए जो होगा तब तक उसके लिए एक बेनिफिट है कि नहीं, बट ओनली मेक्स अ प्राइमा फेसाई केस फॉर अ पार्टी हुज बेनिफिट इट एग्जिस्ट। ये जो इनोसेंस का प्रिजम्पशन है वो किसके लिए एग्जिस्ट कर रहा है? ए या बी के लिए? ए के लिए। और जिसके लिए एग्जिस्ट करेगा उसके लिए क्या होगा? एक बेनिफिट होगा। प्रिजम्पशन, अब प्रिजम्पशन को दो ब्रॉड पार्ट्स में अगर हम बांट दें तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स, किसी फैक्ट से कुछ इन्फ्लुएंस लेना, और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, जो लॉ में लिख दिया गया है। और इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को भी दो इंपॉर्टेंट पार्ट में बांट दिया गया है। रिवोटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, इररिवोटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। मतलब ये भी रिवोटेबल होगा, बी होगा यहाँ पे। इररिवोटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ मतलब जिसे रिवोट कर दिया जाए बाय दैट एविडेंस, जिसे नहीं, उस पर एविडेंस ही नहीं दिया जाए। अब आगे हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इस प्रिजम्पशन को एविडेंस एक्ट में 3 शब्दों से लिखा गया है। जहाँ पे प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स हैं, जहाँ पे ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स हैं,
उसे मे प्रिज्यूम लिखा गया है। जहाँ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का वो प्रिजम्पशन है जो रिबेटेबल है। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है लेकिन रिबेटेबल है, आप एविडेंस दे सकते हो उसके अगेंस्ट। अगर एविडेंस दिया गया और उसमें प्रूफ कर दिया गया तो वो शैल प्रिज्यूम है। और जिसके अगेंस्ट में एविडेंस ही नहीं दे सकते हैं, जहाँ तक वहाँ लिखा हुआ है, वो है कंक्लूसिव प्रूफ। ये आपको एविडेंस एक्ट में प्राइम एक्ट में लिखा रहेगा। Presumption of facts: when presumption are established on the basis of facts, a group of facts, or from the collection of facts. On establish of basis of fact, group of facts, or from the collection, they are always permissive and rebuttable. हमेशा वो रिबेटेबल होते हैं। दे आर इंडिकेटेड इन एक्ट बाई एक्सप्रेशन मे प्रिज्यूम। मैंने बोला वहाँ पे पूरे बेयर एक्ट में जहाँ भी आपको मे प्रिज्यूम मिले, उसका मतलब क्या होता है कि वो एक रिबेटेबल प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है। जैसे सेक्शन 86, सेक्शन 88, सेक्शन 90 और सेक्शन 144, ऐसे और भी होंगे, लेकिन मैंने आपको जैसे प्रिजम्पशन एज टू द सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड, प्रिजम्पशन एज टू बुक, मैप, चार्ट, सेक्शन 87 में ये एविडेंस एक्ट के। प्रिजम्पशन एज टू द टेलीग्राफिक मैसेज, 88 में इलेक्ट्रॉनिक मैसेज अमेंडमेंट कर दिया। प्रिजम्पशन एज टू 30 ईयर ओल्ड डॉक्यूमेंट, प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक 5 ईयर ओल्ड। हमेशा पूछा जाता है कि 30 ईयर कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट। इस फैक्ट्स में आप जब बेयर एक्ट पढ़िएगा तो इनके बेयर एक्ट में क्या लिखा होगा, मे प्रिज्यूम। मे प्रिज्यूम का मतलब है कि इसके जो फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड जब आते हैं तो एक फैक्ट है कि वो सही होंगे, अनटिल एंड अनलेस उसके अगेंस्ट में कोई दिया नहीं गया। कोई बुक, कोई मैप छपा हुआ है तो ये मान के चलिए वो मैप सही है, एक प्रिजम्पशन इन द माइंड है। अनटिल एंड अनलेस आपको एक नया मैप ला के दिया जाए, एक ऐसा प्रूफ, ऐसा एविडेंसेस दिया जाए, लेट किया जाए एविडेंसेस कि वो मैप गलत है। इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस जो हम ईमेल किए किसी को तो वो माना जाएगा कि वो सही है, अनटिल एंड अनलेस ये माना जाए कि बीच में ही एट अ टाइम उसमें किसी तरह की फॉर्जरी हुई है ना। तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ से पहले ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स में क्या हो जाता है, मैं प्रिज्यूम ये डिस्क्रिएशन और इजी भी और ज़्यादा भी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये डिस्क्रिएशन ऑफ जज होता है। जज इसे मान भी सकता है। कोई बुक अगर आप दें, कोई रेफरेंस की बुक में ऐसा लिखा हुआ है तो ये केस में आप इस केस ड्राफ्ट में उस बुक का रेफरेंस दे रहे, कोर्ट उसको मान भी सकता है कि बुक में सही लिखा है, या कोर्ट नहीं भी मान सकता है। अगर उसने मान लिया तो जो अगेंस्ट पार्टी है उसको एविडेंस लेट करेगी, सर नहीं ये ऐसा गलत लिखा हुआ है कि नहीं। ये होता है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स। देन प्रिजम्पशन ऑफ लॉ: व्हेन प्रिजम्पशन आर एक्नॉलेज्ड without the help of proof in certain situation or circumstances where court may presume some facts itself, they are always obligatory and may be rebuttable or irrefutable। जैसे मैंने बताया कि या तो रिबेटेबल होंगे, रिबेटेबल ऑब्लिगेटरी होंगे, किस पे, जज पे। जज जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, तो कोर्ट को आपको इसका ऑब्लिगेशन, मतलब इसको आपको लेना ही है, इसका कोई डिस्क्रिएशन नहीं है। जहाँ पे भी वो लिखा रहेगा कि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है तो आपको उसको प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा। दे आर बीइंग प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और ऑलवेज ऑब्लिगेटरी एंड जज कैन नॉट रिफ्यूज़ टू ड्रा द प्रिजम्पशन। वो कैन नॉट रिफ्यूज़, वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता कि नहीं हम कोई प्रिज्यूमेशन नहीं लेंगे। दे होल्ड गुड अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ कॉन्ट्रेरी एविडेंस, जब तक कि कॉन्ट्रेरी एविडेंस आ ना जाए। जैसे कि प्रिजम्पशन एज टू द जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी, ये शैल प्रिज्यूम। यहाँ पे जब भी प्रिजम्पशन ऑफ लॉ रिबेटेबल फॉर्म में होगा तो उसे आप आसानी से पहचान सकते हैं, वहाँ पे शैल प्रिज्यूम लगा होगा। मतलब जहाँ शैल प्रिज्यूम लगा वहाँ जज के पास से एक सीधा पावर ख़त्म होता है। अब वहाँ उसे लेना ही है इन्फ्रेंस, वो ये नहीं बोल सकता कि हम इन्फ्रेंस प्रिज्यूम नहीं करेंगे, प्रिज्यूम करना ही है। किसका प्रिज्यूमेशन करना? सेक्शन 79 में जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी, कोई सर्टिफाइड कॉपी दिया जा रहा है किसी म्यूटेशन रिकॉर्ड का, क्या म्यूटेशन रिकॉर्ड तो पब्लिक रिकॉर्ड है। अब उसके कॉपी को काट कर रसीद बना के एक पब्लिक ऑफिसर ने डॉक्यूमेंट दे दिया। अब ये जब कोर्ट में पेश किया गया तो उसको अब जज ने ये नहीं बोल सकते हैं कि हम इसे मानेंगे नहीं, कोर्ट इसको नहीं कह सकते क्योंकि वो सर्टिफाइड कॉपी है। अब अगर आपको ये हटाना है, ये सर्टिफाइड कॉपी नहीं है, तो आपको एविडेंस लेट करना पड़ेगा कि ये देखिए ये सर्टिफाइड कॉपी तो दिया गया लेकिन इसे फॉर्ज कर दिया गया। प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस एज अ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, उसी तरह सेक्शन 81 में प्रिजम्पशन एज टू द गैजेट, न्यूज़पेपर, प्राइवेट एक्ट एंड पार्लियामेंट एंड अदर कॉर्पोरेट। जो प्रिजम्पशन गैजेट में अगर कुछ लिखा गया है तो सही है, शैल प्रिज्यूम है, जब तक कि उसके अगेंस्ट में आप कोई एविडेंस नहीं लाइएगा। प्रिजम्पशन एज टू द डॉक्यूमेंट एडमिसिबल इन इंग्लैंड विदाउट प्रूफ ऑफ सील और सिग्नेचर,
अब उस ज़माने का ये कानून है जिस समय क्या कि ये जो 1872 में जब लॉ बना उसे इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बनाया, मतलब ब्रिटिश ने बनाया। तो अब वहाँ इंग्लैंड से 6 महीना आना 6 महीना जाना तो बहुत मुश्किल था, तो उन्हें विदाउट प्रूफ ऑफ सील ऑफ सिग्नेचर भी इसे एडमिसिबल माना जाए। प्रिजम्पशन एज टू मैप और प्लान मेड बाय द अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कोई अगर मैप इंडिया द्वारा बनाया जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है, तो इसे सही माना जाएगा। अब इस मैप में अगर दिखाया जा रहा है, अनलेस एंड अनटिल वहाँ पे कोई इसके एविडेंस लेट किया जाए। प्रिजम्पशन एज टू कलेक्शन ऑफ लॉ रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजन, सबको सही माना। प्रिजम्पशन एज टू पावर ऑफ अटॉर्नी, प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स, ये 85A नया इंजर्शन आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक IT एक्ट। प्रिजम्पशन एज टू द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है। प्रिजम्पशन एज टू द ड्यू एक्सक्लूजन ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट प्रोड्यूस, बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ एक्यूज कम विद इन एक्सेप्शन। ये सारा कुछ क्या है, शैल प्रिज्यूम है, ठीक है। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, इररिबुटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, दैट इज कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव है एकदम पूरी तरह से। Whenever it is mentioned that a fact is a conclusive proof of another fact, the court has no discretion. तो may presume में बहुत बड़ा डिस्क्रिशन दिया गया था। शैल प्रिज्यूम में डिस्क्रिशन खत्म कि आपको नहीं लेना है प्रिज्यूम। यहाँ पे है कि नो डिस्क्रिशन और आई कैन नॉट कॉल अपन अ पार्टी टू प्रूव द फैक्ट, और जो चीज़ लिखा हुआ उसको प्रूव भी नहीं कर सकते हैं। जैसे रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट इन प्रोबेट जुरिस्डिक्शन, रेस जुडिकाटा टाइप 41 पे जब हम लोग आएंगे तो पढ़ेंगे। बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिस्लेशन। अब जो सेक्शन 112 में आप देखोगे कि अगर 280 डेज आफ्टर, या तो कंटिन्यूस ऑफ वैलिड मैरिज, एक वैलिड मैरिज हुई कंटिन्यू है, वैलिड मैरिज या उसके कंटिन्यूस में, या 280 डेज आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द वैलिड मैरिज कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे लेजिटिमेट बनाया जाएगा, अनलेस एंड अनटिल एक्सेस नहीं हो दोनों, मतलब किसी एक को। अगर एक्सेस प्रूफ करना, आप एविडेंस लेट कर सकते हैं बस एक पॉइंट पे, वो एक्सेस पे। आप ये नहीं लेट कर सकते हैं कि मैं अलग था वो अलग था। अगर यहाँ पे एक्सेस का प्रोबेबिलिटी नहीं है, अगर एक्सेस को प्रूफ नहीं कर सकते हैं, आप किसी भी तरह का एविडेंस लेट नहीं कर सकते हैं। यू कैन ओनली प्रूफ द इलिजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड बर्थ ड्यूरिंग दैट 280 डेज, या अगर कोई मैरिज कंटिन्यूस मैरिज है, कुछ कंटिन्यू मैरिज है, या डिसोल्यूशन होने के 280 दिन में बच्चा पैदा होता है, तो इसको प्रूफ करने के लिए बस एक ही ग्राउंड है, वो है एक्सेस। जब एक्सेस नहीं मिलेगा तो बच्चा कैसे होगा, यही एक ग्राउंड हो सकता है। बाकी आप कोई पॉइंट नहीं दे सकते हैं कि रिलेशन ख़राब था, रिलेशन अच्छा था, किसी और रिलेशन, कोई दूसरा पॉइंट पे आप बहस ही नहीं कर सकते हैं। नो एविडेंस कैन बी लेट, क्योंकि ये कंक्लूसिव प्रूफ है। यहाँ पे एविडेंस एक्ट में लिखा रहेगा कंक्लूसिव प्रूफ। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। थैंक यू।